बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बाबा रहमान। ख़वातीन हज़रात, राजा मदर इकबाल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया होया है, तुसी देख रहे हो और यकीनन तुसी इंजॉय भी कर रहे हो। बड़े तलख कमेंट्स भी आते हैं, पुठे पुठे सवाल भी आते हैं। वो कहते हैं कि उसके दुश्मन हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा। तो जदों कोई अरूज दियां बुलंदियां की तरफ बढ़ता है तो फिर दुश्मन यकीनन जन्म लेंदे ने। और फिर कोई छोटा जिहा निक्का जिहा अफसर होवे, सिपाही भर्ती होके ते सिर कड़वे शमले वाले दे नाल मुकाबले ते आ जाए तो चंगा नहीं जे लगता। और दूसरी जानब कुछ ऐसे लोग जिहड़े बड़े अच्छे माहौल च पले बड़े अच्छे स्कूलों कालजां च पढ़े, वो जो महकमा पुलिस दे उस माहौल का शिकार होंदे ने कि जिहदे विच तलखियां ही तलखियां ने, तो फिर कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं अपनी गुफ्तगू की वजह तो, अपने बहन खलोन की वजह तो, अपनी खुश लिबासी की वजह तो फिर दुश्मन उत्थे भी जन्म लेंदे ने। एक ऐसे पुलिस अफसर नूं जानना जिहड़ा थानेदार भर्ती होया और वो वर्दी पांदा हुंदा सी जिथों जरनैल सुआंदे ने, और फिर वो जिहड़ी वर्दी सी वो ऐसी टोरी वर्दी हुंदी सी कि वो वर्दी वेख के लोग उहदे दुश्मन हो गए। वो SSP दे अहुदे ते फायज रहा, वो DPO भी लगा, वो SSP ऑपरेशन दे अहुदे ते भी रहा, लेकिन बाद फिर ज़ेरे अताब आया और ਉਹਦੇ भी बेशुमार दुश्मन सन। इस तरह दुश्मनियां जन्म लैंदियां रहंदियां ने। माफ़ कदे किसी ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम नूं भी नहीं कीता। ते इस तो इलावा किहड़ा ऐसा है जिहदी इज्जत नहीं उछाली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम मदर इकबाल। वालेकुम अस्सलाम। बड़े इल्ज़ामात तुहाडे ते बेशुमार, एंटी करप्शन होर भी मुख्तलिफ। एक गल तो मैनूं चंगी तरह नाल पता है, मेरा भी 42 साल का इसे दश्त की स्याही च गुजरिया है और असी भी मुसीबती रहे हैं। ठीक है जी, कदे अफसरां दे नाल लड़ाई ते कदे साना दे भेड़ च ते कदे भूना दे खखर च, और कोशिश की कि निम के अल्लाह अगे सजदा करदे करदे अगे बढ़ते जाइए तो अल्लाह ताला ने कामयाब किया। बाइज्जत तरीके नाल महकमे तो सुरखरू होकर निकल गए। तुहाडे ते एंटी करप्शन दे बड़े परचे पुरचे हुए, मनशियात फरोश बड़े तकड़े ने, जुआ माफिया बड़ा तकड़ा है। ए डाकू डकैत बदमाश गुंडे पत्थाखोर, मैं अपनी तजर्बाती जिंदगी दे विच इन्हां नूं एडा तकड़ा नहीं वेखिया। ना मैं कदे डाकू डकैत किसी दे दुश्मन बनते वेखे ने, ना मैं कदे कोई पत्थाखोर किसी दे दुश्मन बनते वेखे ने। पुलिस वाले दे हमेशा दुश्मन जदों भी जन्म लए ने या वो जुआ माफिया होया है या वो मनशियात फरोश होए ने। पब्लिक के तलख सवालों के जवाबात तुसां देने ने, उत्थों ही अज की गुफ्तगू का आगाज़ करांगे। तो गुफ्तगू च असीं पहुँचना है, सुनने वालिओ, कि एक सियासी जमात का दफ्तर है डेविस रोड पे, ठंडी सड़क के किनारे पे। वहाँ पे डाकू छुपे हुए थे और एक बहुत बड़े सिरकड़ में शख्स के घर उन्होंने वारदात की थी। तो मदर इकबाल साहब, पहले तो सवालात का जवाब दें। आप पे एंटी करप्शन के कितने मुकदमात दर्ज हुए? एंटी करप्शन के, क्योंकि मुझे काम करने का शौक़ था, मैंने पहले ख़रीदारी के लिए जब भी किसी को पैसे देता था ना तो वो मुझ पर एंटी करप्शन ही पड़ी। मसलन सबसे पहले मैंने नासिर तोती को किसी बड़े मनशियात फरोश से ख़रीदारी के लिए पैसे दिए। उस वक़्त एक इंस्पेक्टर होते थे रियासत कदर, वो CO लाहौर थे, वो खुद भी तौबा नऊज़ पता नहीं अब जिंदा है या मर गए हैं, वो भी नशा करते थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत वाला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने उसके साथ मैनेज करके मुझे ख़रीदारी के बहाने बुलवाया और मुझे उधर रेड पड़वा दिया। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर वो बाद में मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद जब हमने वो बताया था कि वो प्रेम गली वालों का
वो मंशियात वो भारी मकदार में आप पकड़ी। वो वाला वाकया बताएं मदर साहब जिसमें आप किसी मजिस्ट्रेट को फैंटी लगा के फरार हुए थे। ये बात लोग तो कर देते हैं, मगर जिस पर बीतती है उसे पता होता है, क्योंकि मुझे झूठी बात नहीं मैं चाहता कि फैले। कलमा पढ़ के शुरू करें। कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने किसी अफसर को हैंड्स अप नहीं करवाया, ना पिस्तौल निकाला है। मुझे उस मजिस्ट्रेट ने अपने दफ्तर में बुलवाया और मुझे कहा कि बेटा मैं अगर कहूँ तुम गिरफ्तार हो तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा सर आप माई बाप हैं, आप हुक्म करें। उसने एक ऐसी बात कह दी कि जो सारी ज़िंदगी के लिए मुझे को दबा लगाना चाहता था कि अपने अफसर SHO इम्तियाज़ बली, वो उस वक़्त SHO शफीकाबाद थे, कि उसे बुलवाएं। मैंने ड्रामा किया, मैंने फ़ोन पकड़ा, वो जो कटहरा सा बना हुआ था चुबुर्जी में पुराना एंटी करप्शन का दफ्तर। मैं नीचे उतरा, आस्ता आस्ता फ़ोन कान पर लगाया हुआ, मैं बाहर आया गाड़ी तक। गाड़ी में जब आया तो क्योंकि उस वक्त मेरी किसी मंशियात फरोश के साथ चपकस चल रही थी कि जो हमें तड़ियाँ लगाता था, बुरे नताज की धमकियाँ देता था। तो मेरे साथ 2 गनमैन थे। वो मेरे ख्याल में चौधरी शफकात साहब ने आपको दिए हुए थे। हाँ, वो चौधरी शफकात साहब ने उस वक्त दिए थे कि चूँकि उन्हें सारे मामले का पता था। और जब वो मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो एक लड़का जो जिसके पास गन थी उसने जल्दी मुझे गाड़ी में बिठाया और हम उधर से निकल आए। आप पकड़वा देते इम्तियाज वली को, क्या फर्क पड़ता था? नहीं, ये क्योंकि वो भी उस वक्त मेरे साथ हक पे थे। वो जो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन थी वो टोटल झूठी थी, क्योंकि उसमें मंशियात फरोश जो है वो उस वक्त के हर महकमे में एक जैसे नहीं है, 5 हर महकमे में कोई ना कोई बदकिरदार ज़रूर होता है। मगर वो अनवर जलील साहब को उन्होंने अल्लाह जाने मिसगाइड किया हुआ था या क्या था, बहरहाल वो टोटल हमारे खिलाफ चल रहा था। मैं उधर से निकला, मैंने फौरी चौधरी शफकात साहब को फ़ोन किया। पीछे उन्होंने वो एक अमानत था और एक क्यूम था जो आपस के थे, पीछे आए भाग के, मगर वो बेचारे उन्हें वो हकीकत का नहीं पता था, वो चले गए वापस। मैंने फौरी फ़ोन किया चौधरी शफकात साहब को कि सर ये वाक़या हो गया है। मैंने कहा बल्ली साहब को फौरी कह दें कि अगर ये आपको बुलाएं किसी जगह तो ये ना जाएं, चूँकि इन्होंने हमारी गिरफ्तारी का सौदा किया हुआ है, जो मुझे महसूस हो गया। तो इस वजह से वो बल्ली साहब को उसमें फिर आप डिसमिस भी हो गए। उसमें चूँकि इन्होंने बाद में मेरे खिलाफ दहशतगर्दी बना दी कि जी मजिस्ट्रेट को मैं असला दिखा के भागा हूँ, ये झूठ था। मैं गैरहाज़िर हो गया। फिर चौधरी शफकात साहब ने 2 नेक अफसरान, उस वक्त वो इंस्पेक्टर थे, एक थे शहजाद रफीक साहब जो आज का DPO लिया है। शहजाद रफीक अवान, क्या खूबसूरत नाम लिया है मदर साहब आपने। शहजाद रफीक अवान वो पुलिस अफसर हैं कि जब ये पुरानी अनारकली तैनात थे तो मैं इंचार्ज स्पेशल स्टाफ था सिविल लाइन का और ये मेरे निगरान थे। वहाँ पे मेरे चंद एक दोस्त भी मुझे मिलने आया करते थे। तो इनकी शख्सियत, इनकी इबादत गुजारी, इनकी दीनदारी और ईमानदारी शहजाद रफीक अवान की वो देखा करते थे, चूँकि तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 मरतबा वो शाम में मुझे मिलने आते थे। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि यार ये जो लड़का है, ये जो नौजवान है, इसका रिश्ता लेना है, क्या आपके इनके घर से कोई ताल्लुकात है? तो मैंने फिर उन्हें बताया कि जनाब ये तो पहले से शादीशुदा है, बल्कि बाल बच्चेदार हैं, यंग अफसर हैं, डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं। लेकिन मैंने कहा जी आपकी जो नज़र है, पारखी नज़र, मुझे उसकी दाद देनी पड़ेगी कि वाकई शहजाद रफीक अवान गालबन आजकल DPO हैं। आजकल DPO लिया है। और इनके एक बड़े बेहतरीन दोस्त जो शफीक साहब हैं, शायद वो गुजर हैं, वो आजकल DPO जेल में। इनकी उस वक्त बड़ी मशहूर जोड़ी होती थी दोस्ती में भी, दोनों ये डेड नेस्ट थे माशाल्लाह। तो चौधरी साहब ने ख्वाजा खालिद फरूख साहब को कह के, क्योंकि चौधरी साहब SP सिटी थे, टीम बनवाई कि मदर बेगुनाह है, उसके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने वो टीम बनाई तो आखिर वो खाली 224 रह गई कि जो भी मेरी पुरानी दरख्वास्त पड़ी हुई थी उसमें वो जानबूझ 224 फरारी की ठीक वो जाके मैं उधर से मैं बेल आउट हो गया। उसके बाद चौधरी साहब ने मुझे उधर माशाल्लाह अल्लाह ने जन्नत वाला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि इस किस्म के अफसर थे कि काम करने वाले बंदों को पसंद करते थे, उन्हें प्रमोट करते थे। उस वक्त के मशहूर फिर जो डिसमिसल थी आपकी उसका क्या? डिसमिसल में जब पेश होने के लिए गया AD साहब, तो उन्होंने जो लड़के थे आफत सरदली ख्वाजा खालिद फरूख साहब के, उन्होंने कहा जी अभी अंदर ना जाएं, अभी अंदर आफ्ताब चीमा साहब बैठे हुए। मैं खुश हो गया कि आफ्ताब चीमा साहब तो बहुत अच्छे अफसर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में जो भी टास्क दिए मैंने माशाल्लाह
हल की हैं। तो खैर एडी साहब मुझे आगे ले गए अंदर ख्वाजा खालिद फरूख साहब के पास। उन्होंने पूछा क्या मामला है। एडी ने पहले तो कहा सर करप्शन, उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल पड़ा सर करप्शन नहीं है, मैं गैर हाजिर हुआ हूँ, वो ये मैटर था, मैंने सारा सुनाया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने तो आपने काफ़ी मिकदार में मनशियात पकड़ी थी ठीक, उसका भी सारी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा ये सर को गैंग है, को माफिया है जो मेरे खिलाफ इस तरह की हरकतें करवा रहा है। खैर उधर आपने कहा आप यार अपर सबॉर्डिनेट हैं, आप कोई अपनी इतला देते, कोई ये वो करते। मैं कहा सर क्या करता, मुझे तो अपनी पड़ी हुई थी, मैं अपनी जान बचाता, क्योंकि क्रिमिनल वो मुझे धमकियाँ दे रहे थे। खैर उस वक़्त साथ ही आफ्ताब चीमा साहब बोल पड़े। उन्होंने कहा सर ई 100 वर्कर जो भी मैंने टास्क दिया इसने पूरा किया, मगर काम के दौरान कोई गड़बड़ हो जाती है इससे, मगर ये गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जब जो उनकी जुबानी उन्होंने मेरी तारीफ सुनी आफ्ताब चीमा साहब। लेकिन मदर साहब एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, हमारे कुलीग हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आपके उस्ताद मोहतरम जिनका नाम है राना मुनीर साहब। राना मुनीर साहब एक बात कहा करते थे कि मज़र इकबाल वो क्या कहते हैं, अड़ियल और सरपट घोड़ा है कि इससे काम लेने के लिए इसकी जो लगामें हैं वो बड़े मजबूत हाथों में होनी चाहिए। ये किस हद तक दुरुस्त है? इस तरह के वो माशाल्लाह खुद वर्कर थे, मेहनती थे। उन्होंने भी बड़े बड़े क्रिमिनल से पुलिस मुकाबले किए, जैसे वो आतिफ चौधरी था, नदीम पोपा था। आतिफ चौधरी का जिक्र आ गया है मदर साहब, आतिफ चौधरी का जो एनकाउंटर हुआ था, आप वहाँ मौके पे मौजूद थे, मेरे इल्म में है। तो कुछ लोग ये कहते हैं, ये इल्ज़ामात हैं, मुख्तलिफ सवालात भी इस पे हुए हैं कि जी आतिफ चौधरी को तो वो जो था सियासी लीडर अरशद अमीन, वो मार के तो पुलिस के हवाले कर गया था। ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये झूठ है। अरशद अमीन तो उस वक्त में वो खुद कत्ल हो चुका था। ये उसके बाद की बात है, ये जेन्युइन नहीं। तो फिर वो अरशद अमीन पे तो पर्चा हुआ कि उसने उस जो है वो इसको कत्ल किया है, वो FIR जो दर्ज हुई। नहीं, ये झूठ है। ये राना साहब जो भी काम करते थे माशाल्लाह जेन्युइन करते थे, और हमें भी आपका साथ देने की और क्राइम फाइटिंग की हमेशा हमें तलकीन करते थे। वो ऐसे नहीं है किसी ने ये झूठ कहा है। ठीक। उसके बाद जो जब बोल पड़े ख्वाजा खालिद फरूख साहब, उन्होंने कहा कर यार ये इतना वर्कर थे। उस वक्त के MNA होते थे अफजल तारड़ साहब जो अफजाबाद थे। तो वो जो है अफजल तारड़ साहब वाली वारदात हुई है यार, इसे वो टारगेट दो, ये हल करे। ये किसने कहा? खालिद फरूख साहब। ठीक। तो आफ्ताब चीमा साहब ने कहा इंशाल्लाह मेरी गारंटी, आप इसे जो टारगेट देंगे पूरा करेगा, इससे बहाल करो। अच्छा जी, तारड़ साहब की वारदात पे पहुंचने से पहले ये वही है ना जी जिसमें एक सियासी जमात के दफ्तर में डाकू छुपे हुए थे? जी। इस पे पहुंचने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि इसके अलावा आप पे बेशुमार इल्ज़ामात आए हुए, बेशुमार इल्ज़ामात लगते रहे, आप क्या उन तमाम इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त बरी होते रहे? दौरान तफ्तीश ही पर्चा खारिज हो जाता था, चूँकि हमेशा इल्ज़ामात झूठे लगते थे। ये होता था मिसाल के तौर पर कि बाद मामलात में कानूनी तौर पर घर में जाने के लिए जुर्म ज़ाया होने का खतरा होता था कि मसलन कंपनी फिल्म कंपनी सजेस्टेड है, ज़रूर देखिएगा। उसमें जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस है, ये हमसाया मुल्क की फ़िल्म है, उससे कोई सवाल करता है और उसके सवाल के जवाब में देता है कि तुम्हें किसने बोला कि पुलिस सब काम कानून के मुताबिक करती है। ख़वातीन हज़रात, डाकू ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाइयाँ नहीं करते, मनशियात फरोश ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाइयाँ नहीं करते, कानून हाथ में लेते हैं और फिर क्राइम फाइटर्स को भी अपने इख्तियारात से तजावज़ करना पड़ता है। वो सारे का सारा अफसरान बाला के इल्म में भी होता है, लेकिन बाहर कैफ वो कहते हैं कि पानी नीवी था जाता है। जी मदर साहब, वो माशाल्लाह मैं जो मेरे पास ना उसी वक्त एक इतला थी कि उधर देवस रोड पे वो जो किसी बड़ी सियासी पार्टी का दफ्तर है, उधर डाकू ठहरे हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जो इन्होंने ये बताया कि इस तरह वारदात हुई है। क्योंकि मेरा हमेशा ये शौक़ रहा है कि जब भी कोई बड़ा से बड़ा क्रिमिनल जिस जुर्म में भी पकड़ा जाए, जाके मैं चेहरा करके आता था, तो उसकी शक्ल देखा हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने अंदर तो नहीं बैठे रहना। खैर सारी मैं लाहौर की वारदातों से बखबर था, ख़ासकर इधर जो
GOR के अंदर ज़्यादा हुई थी, सेक्रेटरी PNT, डायरेक्टर एक्साइज, यानी कि वो मुझे उलिया याद थे। तो मुखबर ने जब ये बताया ना कि इस तरह ये इधर डाकू ठहरे हुए हैं, तो मैं इंटरेस्टेड हुआ। खैर मुझे जब उन्होंने बहाल किया तो शुक्का साहब के पास आया, उन्हें सारी बात बताई, क्योंकि माशाल्लाह उनका मेरी कामयाबियों के पीछे हमेशा उनका, राना मुनीर साहब का, और उस वक्त जो चौधरी मसूद अजीज साहब थे, यानी कि जो अफसर कोई उमर विरक साहब थे, जो भी माशाल्लाह कोई बड़ा टारगेट मिलता तो वो मुझे बुलाते थे। आपने मेरी टीम में भी काम किया हुआ है। हाँ, उस वक्त वो वाक़या बाद में सुनाऊंगा जो कार चोरों वाला है। ठीक है। उसमें भी जब हम जनूबी छावनी में थे, उस वक्त राना साहब इंस्पेक्टर SHO थे। बहरहाल वो वाक़या बाद में सुनाऊंगा। ये इस पर मैंने आते हुए SP साहब ने कहा कि जो भी तुम्हें जवान चाहिए वो तुम ले लो। मैंने उन्हें कहा कि जी पूरी ख़वातीन हज़रात यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं कि मदर इकबाल साहब के पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप थी कि कुछ डाकू, एक बड़ी सियासी जमात जिसका दफ्तर डेविस रोड पे है, ठंडी सड़क के कॉर्नर पे, तो वहाँ पे कुछ डाकू छुपे हुए हैं। जी, मैंने जब शुक्का साहब को ये सारी बात बताई तो माशाल्लाह चूँकि वो भी एक दबंग अफसर थे, मेहनती थे, अल्हम्दुलिल्लाह डेड एंड थे, और मेरी कामयाबियों के पीछे 100% उनका हाथ होता था। वो कहते हैं पंजाबी में, हाँ मदर यार 10 की चाहिए पुत्रा, मैं तेन बहाल भी कराता है। मैं कहा सर इंशाल्लाह मैं तुम्हारी इज्जत अफजाई कराऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा जी मुझे आप टीम दे दें। मैंने पूरी सिटी डिवीज़न में नज़र मारी तो उनके पास एक दबंग और बड़ा मेहनती दलेर मलक रहील, जो अब बात पा चुके। अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खूबसूरत अफसर जी। मैंने उनका इंतखाब किया, वो मुझे साथ मिल गए। इन्फार्मर ने कहा जी जब भी आपने रेड करनी है 2 घंटे पहले आपने मुझे बताना है, मैं मेन गेट भी खुला रखूँगा। और उसने एक मुझे टोटका भी बताया, टिप्स दी कि आपने सड़क से 2 बजरी के दाने उठाए। अच्छा, ये आपको टिप मिल गई कि उनका कोड वर्ड है? कोड वर्ड। अच्छा जी। वो उसने कोड वर्ड दे दिया। खैर हमने वो टीम ली, आ गए, हम आए, उसने मेन गेट भी खुला रखा। और जो उसने टिप दी थी कि आपने रोड से 2 पत्थर उठा के उस गेट पे मारने हैं, वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बंदे अंदर सो सकते थे। अच्छा, छोटा तो ना होया ना जी मतलब साहब, चंगा कमरा होया। ऐसे जेलों में होता है इस तरह का कमरा था, बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है। खैर मैंने मलक साहब की टीम ली, साथ आ गए। उधर आके उसी तरह मुखबर के बताए हुए तरीके के मुताबिक मैंने पत्थर उठा के 2 मारे, गेट खुल गया। जब हमने दरवाज़ा खोला तो अंदर इस तरह धुआं ही धुआं चर्च का, और अंदर तकरीबन 7 या 8 बंदे थे, जिनमें पठान भी थे। अच्छा। और पंजाबी थे। मैं तो किसी को जानता नहीं था, मगर जब वो मैंने तफ्तीश शुरू की, द्वारा खोला, उन्हें सबको दीवारों के साथ लगाया। तो जब चेक, आप टोटल कितने बंदे थे जब आप? तकरीबन 20-25 लोग थे। अच्छा, पूरी आपने घेरा डाला? तैयारी के साथ, क्योंकि उसमें पता चला ना कुछ अफगानी भी हैं, कुछ इश्तेहारी भी हैं। खैर हमने जाके वो रेड किया। तो ये मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ था? ये मुकदमे ज़्यादा कैंट डिवीज़न के थे। उधर मसलन जो तारड़ साहब की वारदात थी, वो जो अफजल तारड़ साहब वाली जो वारदात थी, वो जेल रोड के अंदर आप आए ना, जिधर बाहर वादर का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर आए। तो उस वक्त मैं जब कांस्टेबल था तो नमूने जमा कराने जाता था, उधर लेबॉर्ट्री होती थी। हाँ ठीक है, बिल्कुल लेबॉर्ट्री। ठीक, उसके अंदर केमिकल एग्जामिनर की तो लिखा हुआ था गेट पे मुस्तफजल हुसैन तारड़। तो मैं बाखबर था रास्तों से। खैर हमने वो जो चर्सें पी रहे थे, हमने किया उन्हें हैंड्स अप। उधर से वेपन भी मिले, उधर से 4-5 किलो चर्स भी मिली। और हैरानगी की बात कि इसका मैं बाद में एक प्रोग्राम में रूटीन से करूंगा पुलिस अफसरों को एक मैसेज, कि जब भी आप रेड पर जाते हैं आप खुद तलाशी लें या किसी ऑफिसर को पॉइंट करें, वो चेक करें। एक हाँ, चूंकि एक पॉइंट से आपकी तफ्तीश है तो बायसे शर्मिंदगी, बायसे नदामत कि जब कहीं भी कोई बेहंगम रेड किया जाता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें दाएं बाएं हो जाती हैं और फिर इल्ज़ाम आयद होता है उस टीम के सरबराह पे। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है
मज़र इकबाल का कि जब भी कहीं रेड करें तो रेड के बाद ये पहले से तय हो कि उस मकाम की तलाशी कौन लेगा। जी मदर साहब। तलाशी एक बंदा लेना तो उसकी फिर वो जिम्मेदारी उस पर आती है, नहीं तो बाज़ केस इसलिए ख़राब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पहले बोला है कि हर महकमे में कोई ना कोई गंदी नाली का कीड़ा होता है जो कोई ना कोई केस से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर इसमें क्या हुआ, इसमें एक जेवर की पोटली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ ही आ गई। तो मैं खुश हो रहा था कि वो चेक किया तो माशाल्लाह 25 तोले के करीब होगा। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, 1-1.5 मिनट की। मैं जब CIA लाहौर में था तो एक केस मेरे सुपुर्द हुआ। ये था सब्ज़ाज़ार का केस, वो आज तक हल नहीं हो सका। उसमें एक मर्द और एक औरत का कत्ल हुआ था। वो एक अंधा कत्ल था। बेशुमार क्ल्यूज थे, बेशुमार रास्ते थे, बहुत से ऐसे मामला थे कि वो केस ट्रेस हो सकता था, लेकिन हमें उसकी तफ्तीश मिलती है कोई तकरीबन दो एक साल के बाद। तो एक बात का इंकशाफ हुआ कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे जिन्होंने वहां पे पहले जाए वकुआ पे पहुंचे, तो वहां पे एक मोबाइल फोन था जो कि एक साइड पे खिड़की में पड़ा हुआ था। वो मोबाइल फोन एक सरकारी वैन के ड्राइवर साहब जो थे वो उन्होंने उठाया और जेब में डाल लिया और बाद वो उनके जेरे इस्तेमाल भी रहा। लेकिन जब तक वो मोबाइल फोन उनके जेरे इस्तेमाल था और वो जब वापस आया तो वो सारा कुछ जो उस मोबाइल फोन से हासिल हो सकता था वो हासिल ना हो सका। तो वो केस मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने उस केस पे की दिन रात तकरीबन 3 माह तक मुसलसल, तो वो ट्रेस नहीं हो सका। तो उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मौका मुलाजा पे एक मोबाइल फोन गायब हो गया। जी मदर साहब। वो ना जब मैंने वो जेवर पकड़ा और वो मंशियात भी, और माशाल्लाह मैं खुश हो गया। वो सारे वेपन वूपन पकड़े तो उस वक्त हमें कोई अंदाज़ा नहीं था इसमें कौन किस किस जुर्म में इन्वॉल्व है। हम मलक रहील की साथ लेके बदामी बाग में ले आए। हमने उन सारों की इंटेरोगेशन की तो नाम पता चला। तो उन्हें हमने अभी चूँकि लीगली हिरासत में नहीं लिया हुआ था, बिठाया हुआ था किसी जगह पे, तो उसमें 2 कांस्टेबल हमने लगाए हुए थे। सेफ जगह में हम जब भी कभी कोई ऐसा होता है ना, तो देखो नेक मकसद के लिए किसी बंदे को जब दिनों रात निजी अकूबत खाना, ये लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस का निजी अकूबत खाना पकड़ा गया। इसकी छोटी सी बात मैं बता देता हूँ सिर्फ 30 सेकंड में। ये अकूबत खानों की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जबकि फ्रॉड फोर्जरी के केसेस में 3-3 माह 90 दिन का रिमांड होता है। डाकू जो कि इंतहाई सख्त गिर होते हैं, जिनके ना कोई रन होती है, ना कोई कन होता है, ना कोई टेंड होती है, ना कोई डब्बा होता है, उनकी तफ्तीश के लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है। और उन 14 दिनों में भी आपको 2-2 दिन या 3-3 दिन का रिमांड मिलता है, जिसमें आप अपनी मंजिल मकसूद तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर तफ्तीश करने के लिए आपने लाहौर से मियाँ वाली जाना हो या किसी और दूर दराज के इलाके में जाना हो, तो उन 2-3 दिन के रिमांड में आपको क्या हासिल हो जाएगा। प्लस जब आप एक रिमांड हासिल कर लेते हैं तो दूसरा रिमांड हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रेस अपनी नेक्स्ट रिमांड की एप्लीकेशन में लिखनी पड़ती है। तो 2 दिन या 3 दिन के रिमांड में अगर आपके पास कोई प्रोग्रेस नहीं है तो फिर उन मुल्ज़मान से ना तो आप उनके पूरे के पूरे जराइम का कच्चा चिट्ठा हासिल कर सकते हैं, ना ही आप उन क्रिमिनल्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। पुलिस के लिए अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि 14 दिन का रिमांड सख्त गिर मुल्ज़मान के लिए, डाकुओं के लिए, मनशियात फरोशों के लिए नाकाफ़ी है। ये कम से कम 90 दिन का रिमांड होना चाहिए। उसमें फिर आगे शरायत आयद हो जाएं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कानून असम्बली में जाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। जी मदर साहब। ये जो आपने बात की मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हमेशा काम करने वाले पुलिस अफसर, क्राइम फाइटर परेशानियों में रहे हैं, क्योंकि वो जो उन पर इल्ज़ाम लग जाता है जी ये कुबत खाना पकड़ा गया, ये बिल्कुल गलत बात है। वो तमाम सीनियर ऑफिसर को पता होता है, सबको पता होता है जी। सबको पता होता इवन है कि अफसराने बाला के हुक्म से
ये हुक्म मिलता है कि यार फिर उन्होंने दा को बंदोबस्त करो, कित्थे रखना जे, जिम्मेदारी भी तुहाडी है। फिर वो कई एक मुलजमान फरार भी हो जाते हैं, फिर कई एक जगह पे बैल्फ भी आ जाते हैं, फिर कई एक जगह पे मीडिया भी आ जाता है। हालांकि वो कमतर अफसरान नहीं, कम से कम SSP DIG लेवल तक के अफसरान को इल्म होता है कि ये क्रिमिनल किस नौइयत के हैं और इन्हें राइट लेफ्ट क्यों रखा गया है, इनका रिमांड, इनको अदालत में पेश करके रिमांड क्यों नहीं हासिल किया गया। क्योंकि ये जो गैंग होते हैं ना, ये कभी भी पूरा नहीं पकड़ा जाता। गैंग को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। क्योंकि कहीं इस तरह होता है कि इसके बारे में मैं बाबर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन हम ना अपनी पूरी पाकिस्तान पुलिस को अवेयरनेस देने के लिए इसमें एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम करेंगे जिसमें इंशाल्लाह हमारी पुलिस कामयाब हो और उन पर ना अकूबत खानों का इल्ज़ाम लगे, ना कोई ऐसा जिसमें उन्हें परेशानी हो। और गवर्नमेंट लेवल पे भी रिक्वेस्ट की जाए कि हम तो खैर अदना से मुलाजम है कि देखो, जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है किसी बड़े ऑफिसर की या बड़े लोगों की, तो उस वक़्त कानून को हाथ में भी लिया जाता है, सब कुछ होता है, मगर जब गरीब धक्के खाता है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। तो ये हम आला काम था। इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई, कारें चोरी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, तो हम जब रिमांड लेने जाते थे तो मैजिस्ट्रेट साहब देते थे 2 दिन का रिमांड, 3 दिन का रिमांड। उसी दौरान में, उन्हीं दिनों में एक बड़े कलगी वाले की गाड़ी चोरी हो गई, आपको याद है? हाँ। आपके इल्म में है, बड़ी कलगी वाली हाँ। थी। तो हम गए जब पहले दिन रिमांड लेने के लिए, तो हमने लिखा था रिमांड 14 दिन का, तो हमें रिमांड मिल गया 14 दिन का। याद है जी? तो ऐसा भी होता है। ऐसा भी। हाँ जी। अच्छा, वो भाईजान जब हमने उन्हें बाहर वो बिठाया हुआ था किसी जगह पे, तो उसमें एक कोई, कहीं होते हैं तकड़े बड़े दिलों वाले डाकू जो हर तरह के नशीबो अफराद को पहले भुग चुके होते हैं, कहीं छोटे दिल के होते हैं। उनमें एक छोटा दिल का था जबार और टीपू। उसने बताया कि भाईजान आपने ये जो इधर 2 मुलाजिम लगाए हुए हैं गन दे के इधर, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हमने इनसे असला छीन के सिपाही को शहीद करके फरार भाग जाए। अल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हमें मिल गई इतला। उसने बता भी दिया कि इनमें कौन कौन क्या क्या है। उसमें एक छोटी उम्र का बच्चा था जो अभी मेरा ख्याल है 20 का भी नहीं होगा, 18, 16 या 20 का होगा। उसने उसका नाम बताया अमार कमर भट्ट। उसने कहा जी इसने गुजरात में 2 कत्ल किए हुए हैं, और एक लड़के का नाम लिया जिला साईं, ये किराए का कातिल है, जिसने भी 324 गुजरात में की हुई हैं। और जो उधर से जेवर की पोटली पकड़ी वो जिले साईं की थी हिस्सा, बाकी सब ने अपना अपना बेच के पैसे घर भेज दिए हुए थे। अच्छा, ठीक है। खैर इस इंकशाफ के बाद हम अलर्ट हो गए, हम उन्हें ले आए अपने थाने में, क्योंकि सिटी डिवीज़न के काफ़ी थाने थे, रख के सारी वो तफ्तीश शुरू की। तो उसने जो पोटली के बारे में इंकशाफ हुआ कि ये हमने एक वारदात की थी, खाली वारदात नहीं की थी, उससे लोहे का जो बना हुआ था मुक्का, वो भी तारड़ साहब की इधर आँख के, ये पंजाबी में बरवट्टा क्या कहते हैं, इसके ऊपर मारा था, तो वो जख्मी भी हुए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक बड़े सीनियर अफसर थे, मैं नाम लिए बगैर यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये मुश्किलात थी, रिमांड नहीं मिलते थे, और फिर बंदे राइट लेफ्ट रखने पड़ते थे, फिर बैलफ आ जाते थे, और इस किस्म के मामलात हो जाते थे कि फिर सुबकी होती थी। तो जो सीनियर अफसर थे वो DIG रैंक के CCPO, उन्होंने कहा कि यार आप लोगों में क्या कमज़ोरी है, क्या प्रॉब्लम है? लाहौर का 100 थाना है, जब इस नौइयत का कोई मुलजम आपके हथे चढ़ता है, आप उसे गिरफ्तार करते हैं, तो सब के सब अपनी मिसलें तैयार रखा करें। एक जगह पे अगर आपको रिमांड नहीं मिलता तो फिर दूसरा थाना, फिर तीसरा थाना, फिर चौथा थाना, फिर 5वां थाना, फिर छठा थाना। तो ये अगर आप 100 थानों में 2-2, 3-3 दिन का रिमांड भी लें तो आपका ये रिमांड कितने दिन का बन जाता है? ये 300 दिन का रिमांड बन जाएगा। तो लिहाजा इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाए, लेकिन वो मुमकिनात में से नहीं था। ख़वातीन हज़रात, हर जो ज़ाब्ता है उसमें अगर एक जगह पर रिमांड हो तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि वो रिमांड कंसिडर होगा सब जगह पे। ये एक कानून है जिसका किसी के इल्म में नहीं है
कि अगर किसी मुलज़म का रिमांड हासिल कर लिया गया है और वो दीगर भी 5, 7, 8 मुकदमात का वो मुलज़म है, तो वो रिमांड उनका सब उन मुकदमात के लिए वो तसव्वुर किया जाता है। खैर, इस पर फिर कभी कानूनी बहस करेंगे किसी कानूनी माहिर को बिठा के। जी मदर साहब। मैंने वो जो जेवर वाली पोटली थी, क्योंकि मुझे मेन टारगेट वो नजर आ रहा था, अफजल तारड़ वाला, तो मतलब आप भी एक तकड़े आदमी के टारगेट पे थे, माड़े बंदियां दी तुसी भी नहीं सी मदद करना चाहते। नो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि माड़े मुझे ज़्यादा अजीज है, मगर जब ऑफिसर सीनियर मोहब्बत करें और आपको वो इज़्ज़त दें और थपकी दें कि शाबाश बेटा, तो जो शफकात साहब में ये माशाल्लाह एक था, और राना मुनीर में अमन खान चदर साहब के साथ भी नौकरी की है, सऊद अजीज़ साहब के साथ भी की है, माशाल्लाह उमर विर्क साहब के साथ भी की है। वो अपने मुतहद को माशाल्लाह अप्रिशिएट करते थे और उसे शेर बना देते थे। बहरहाल वो मैंने जब पोल्ट्री वाली वो बात पता चली कि उस पर वो जो गुलाब चढ़ा हुआ था, वो ज्वेलर का नाम भी था, मैं फौरी पहले ना चौधरी साहब को बताए बगैर, हालांकि ये मैं ज़िंदगी में गलती समझता हूँ, मगर मुझे क्योंकि शौक़ था कि वो तारड़ साहब वाली वारदात क्लियर हो, मैं निकला फौरी। क्योंकि जब मैं कांस्टेबल था तो वो नमूने जब उन्होंने कहा ना जी हमने एक ऐसी वारदात की थी जो कार के बाहर निकले तो सामने वेदर का बोर्ड था, तो वेदर अलर्ट्स वो जो है एक महकमा मौसमियात का दफ्तर, बड़ा सारा वहाँ पे एक पकाना लगा हुआ है ऊपर, ठीक है ना जी। मैं भाईजान वो सीधा, क्योंकि मुझे याद था कि ये यही वारदात है, मैं फौरी घर पहुंचा, तारड़ साहब का दुआ खड़काया, औरतें आई, मैं उन्होंने जाके वो पोटली दिखाई तो उन्होंने खुश हो गई कि ये हमारे जेवर है। अच्छा, मैं खुश हो गया, मैं वापस आया। उसके बाद क्योंकि इसमें कुछ पठान भी थे जो अफ़गानिस्तान से थे, कुछ अफ़गानी पठान जो है, आपको पता है कि गैंग को इकट्ठा करने के लिए इतना टाइम लग जाता है, तो उस वक्त मरहूम इंस्पेक्टर इमरान यासिन भी हमारे साथ थे, अल्लाह करी के रहमत करे। वो उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे। तो इधर इस गैंग को हम लेके इधर चौधरी अल्ताफ जगा साहब होते थे जो एसपी जी रिटायर हुए, ठीक, वो उस वक्त डीएसपी AVLS थे। ये सारा केस उनके हैंडओवर, उस वक्त फिर चौधरी साहब SSP बन के इधर आ गए जी, SSP इन्वेस्टिगेशन जी बिल्कुल। खैर, इस सिलसिले में वो जो अफगानियों के घर थे हमने उधर भी रेड किए, मगर बाद जगह वो खुद ना मिले, तो एक अफगानी था शकूर खान का और सबूर का इकट्ठा घर था, मामिया कॉलोनी में हम रेड पे गए। उधर से पता चला कि वो घर में ही वो सोने को पिघलाने का मास्टर है। उधर घर पे हमने इमरान यासीन और एक और अमला बिठा दिया, औरत उसकी उधर ही थी, औरत को हम साथ ले आए, हिरासत में ले लिया। वो कहीं आया तो इनके पास कोई असला नहीं था, जो कोई प्लानिंग ऐसी नहीं थी, वो आके इनको छुरी दिखा के भाग गया। छुरी दिखा के घर पे आया जब, तो पता नहीं उनका कोई तजर्बा नहीं था या क्या था, बहरहाल वो भाग गया, जिससे हमारी तफ्तीश को ब्रेक लग गई। ठीक है, खैर मैंने औरत को भी हिरासत में लेके इस तरह मैनेज कर लिया कि इसके थ्रू हम इंशाल्लाह बाकी बंदों तक पहुँचेंगे। उसमें सबूर खां, शकूर खां, मुख्तारा, यानी कि इस तरह के थे कि तौबा नौज़ बिल्लाह, वो तो अपना नाम तक सही नहीं बताते थे, सख्त गिर थे। हमने तो चूंकि मेन था कि रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग मुस्तफीद हो और महकमे की इज्जत हो। खैर वो भाग गया। तो मुझे ना इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे एक वकील साहब ने फ़ोन किया, मुझे अब नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि यार ये औरत है एक आपके पास, तो इसके लिए जो कुछ लेना है बताओ, पार्टी मुझे 10-15 लाख रुपया दे रही है, तो इसे छोड़। ये कौन से सन की बात है? ये जब चौधरी शफकात साहब ताज़े SSP इन्वेस्टिगेशन लगे थे, पहले SP सिटी थे और SSP आ चुके थे, और चौधरी अल्ताफ साहब उस वक्त थे इधर किला गुजर सिंह में इनका दफ्तर था, कास्ट ऑफ ये सन 2000 की बात कर रहे हैं? है 2000 की बात, 2000। खैर मैंने उस वकील की बात को ज़हन में रखा मगर मानी नहीं। वो जब सारा कुछ ब्रेक हो गया, ईद करीब आ गई,
तो वो औरत जिस जगह बिठाई हुई थी उधर उसके साथ ना उसका एक भाई भी था छोटा 11-12 साल का, और वो जाली फाड़ के भाग गई। मैंने ये ऑफिसरों के नोटिस में पहले दिया हुआ था कि मुझे ये डिमांड आ रही है कि पैसे ले लो और ये वो, चूँकि मैंने ज़रूरी समझा कि अफसरों को बताऊं कि ये बड़ा गैंग है, इसके पीछे वकील भी है। खैर वकील जो जब औरत भाग गई तो मुझे मेरे लिए बड़ी परेशानी बनी कि मुझे आप पे तो फौरी पे कि जी परेशानी आएगी। मुझ पे तो आ गया समझे इल्जाम आ गया। इन्हें पैसे लेके दौड़ाते ने। उस वक्त मोटरवे ताज़ी ताज़ी बनी थी। मेरे पास एक पकड़ी पकड़ाई हुई होंडा थी सिविक, वो मैंने निकाली। मैं मोटरवे पर चढ़ गया पागलों की तरह, हर गाड़ी को। ख़वातीन हज़रात यहाँ पे ज़रा ये भी नोट कर लीजिएगा कि कितनी मजबूरी होती है पुलिस अफसर को कि जब अचानक कहीं रेड पे जाना हो या अचानक कहीं निकल के किसी का पीछा करना हो, तो ये भी इल्ज़ामात आयद होते हैं पुलिस पे कि जी वो पकड़ी पकड़ाई हुई गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो कितने पुलिस वाले ने इस्तेमाल करनी है ਜਿਹੜਾ ना ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ना ਕਿਸੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ना ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ना ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ कहना ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਉਹ कहना ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। खैर वो मैंने गाड़ी ली, निकल पड़ा। इस जगह मैं एक छोटी सी ना अपने सीनियर अफसरान को एक रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, मगर महकमे की बेहतरी के लिए और आइंदा जो ये महकमाना अमूर है वो बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए सुजेस्ट करूंगा कि उन्हें पता हो कि कौन सी टीम बेहतर तरीके से काम कर रही है। उधर इस तरह की कोई ना कोई सरकारी गाड़ी जिस पर नंबर बदल बदल के बंदा आना जाना, जो कोई रेड पे जाना हो, रैकी पे जाना हो, अचानक इतला आ जाए तो वो उन्हें देनी चाहिए। खैर वो पकड़ी पकड़ाई गाड़ी लेके निकल पड़ा मोटरवे पे पागलों की तरह। एक दो जवान थे मेरे साथ, हर बस को रोक कर चेक करता कि इसमें होगी इसमें होगी। आखिर तक मैं मंडी बहाउद्दीन तक गया, उधर से फिर शार्ट रास्ता लिया। मैंने कहा जेलम, उस वक्त ताज़े ताज़े उधर गए थे आफ्ताब जाज शाह, वो SP जेलम लगे जी, मेरे SP भी रहे हैं, बहुत अजीम इंसान है। मैंने कहा उनको मिलता जाऊं, उन्हें मिला, चाय शाय पी, तो फिर वापस आ गए। जब मैं गुजरात के पास आया तो इतनी तेज बारिश की अखीर थी, वो पकड़ी पकड़ाई वो जो गाड़ी था उसका अगला टायर ब्रस्ट हुआ और वो गाड़ी ऐसे फिल्मी सीन जाके, मगर चूंकि मैं जब भी किसी मिशन पर निकलता हूँ माशाल्लाह माँ के कदम चूम के निकलता हूँ और अल्लाह से दुआ करके निकलता हूँ कि या अल्लाह मुझे कामयाब करना। और जो शफकात साहब भी जो मिशन पर जाता था मुझे दुआ दे के भेज दे के बेटा जाओ अल्लाह वारस। खैर वो गाड़ी ऐसे जाके एक दरख्त के साथ लगी और तुल गई, तुल के नीचे गिरी। मेरी ये वाली हड्डी टूट गई और इधर सर पे चोट लगी, कोई फिर गया सरी उधर जो कुछ लोहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ रहा। मगर उस वक़्त फौरी मैंने कोई और गाड़ी मंगवा के मैं वापस आया तो मेरे जहन में एक सवाल था कि मैं अपने मिशन को जारी रखने के लिए उस वकील का सहारा लूँ। मैंने उस वकील को फ़ोन किया जो उस औरत के लिए मुझे कॉल कर रहा था। मैंने उस वकील को फ़ोन किया, मैं क्या सर जनाब जित गए ने तो मैं हार गया हूँ, तो मैं अफसर राजी कर लिया तो जनाब आए आप सौदेबाजी कर लेते हैं वो प्रोग्राम के तहत। मगर मेरा मिशन कोई और ही था। हाईकोर्ट के सामने आपको पता है वो टेलीफोन एक्सचेंज थी। मैंने अपने लड़कों को कहा कि अगर ये तो अकेला आया ना तो मुझे बुला लेना, अगर और मुझे बुलाने से पहले आप एक उधर बैठ जाना गाड़ी में, एक उधर बैठ जाना सेंटर में, ये होगा मैं आप लेके उधर से किला गुजर सिंह 5 मिनट की मुसाफत। मगर वो 2 बंदे आए। खैर मैं खुद फिर बाहर आ गया, TNT के बाहर बैठा, आगे गाड़ी में बैठा, मुझे मैं दफ्तर ले आया। तो मैंने कहा ये इदारा है, आप अपने साथी को भेज दें, आपके लिए हमने बात ऐसी करनी है कि ये ना शामिल। खैर आया दफ्तर में, जहाँ आज कल जहाँ वो SP सियर और राना जायद साहब बैठते हैं उधर मेरा दफ्तर था। तो वो कुर्सी पे बैठने लगे तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कुर्सी पे नहीं बैठना। मैंने तफ्तीशी पॉइंट कहा ले आओ लितर,
ऐसे बात ही कहनी थी ना, डराना था। वो शरीफ आदमी से डर गया। नहीं लितर थे तुसी बड़े मारते सो। बहरहाल मैंने डराया। देखो जी, नेक मकसद हासिल करने के लिए जैसी अवाम वैसी पुलिस, ये कोई बाहर का मुल्क तो नहीं है ना। और दूसरा मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन से फंड होते हैं कि जो हम आगे काम करें। सीनियर ऑफिसर के पास बहुत फंड होते हैं, मगर चौधरी शफकात साहब ने हमेशा, मैंने कहा ना, प्रमोट किया है। वो मुझे हमेशा मिशनों के लिए खर्चा देते थे। खैर, जब वकील साहब को मैंने चालू कर लिया तो वो तय दिल से डर गए कि मैं, कहते क्या चाहते हो? मैंने कहा बंदा लेना है। शकूर खान किधर है? उसने कहा क्या गारंटी है कि मुझे कुछ नहीं कहोगे? मैंने कहा जो उनकी मर्जी गारंटी डाल लो। उस वक़्त के जो रिटायर हुए, अब वफात पा चुके हैं, बड़े नेक और बड़े आला अफसर थे। महकमाना काम पे बहुत उनको अबूर था। मलिक आसिफ साहब DSP लीग, मलिक आसिफ सिकंदर, हाँ, वो शाहदरा के रहने वाले। वो लास्ट उन्होंने MPA का इलेक्शन भी लड़ा था। खैर, वो उन्होंने कहा जी वो अगर आपको कह दें तो मुझे आप ना कोई कार्रवाई करें, मैंने जो लिया दिया है वो भी देता हूँ और बंदा भी देता हूँ। हम खुश हो गए। मैंने खुशी में कह दिया कि यार अगर को लाख दो तुमने लिया हुआ है तुम खा जाओ, हमें नहीं, हमें सिर्फ हमारी चेन दोबारा शुरू हो। पहले तो उसने कहा कि जी मलिक आसिफ हाई कोर्ट में है। उस वक्त को इतना मीडिया का या कोई दाएं बाएं खौफ नहीं था, ना मुझे इतना खौफ आया। मैंने वकील को सेंटर में बिठाया, इधर भी सिपाही इधर भी सिपाही, आगे मैं, और हाई कोर्ट में अंदर हम चले। हालांकि काली वर्दी, तो अब जो आपको पता ही है क्या होता है। खैर, वो उधर से हम चक्कर, क्योंकि वो भी डर चुका हुआ था कि उसे पता था कि इनके पास पॉइंट है, मैंने कहाँ जाना है। हम वापस आए तो पता चला मलिक साहब उधर जिला कचहरी में बैठे हैं, जिधर वो बैठ के चलान पास करते थे। उधर आए, उन्होंने बात की, हाँ मदर क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझे बंदा चाहिए। उन्होंने कहा ये आपको बंदा दे देता, आपको इसने कुछ नहीं कहना। मैंने गारंटी ले ली। फिर बंदा आपको मिल गया? मैं बताता हूँ। उन्होंने एक कार्ड दिया, इमरान होटल चबुर्जी, वो जो लाहौर में उसके साथ, जी बिल्कुल, जी खान बाबे के बिल्कुल साथ। हाँ जी, इमरान होटल। हम खुशी खुशी से, मैं, इमरान यासीन और 2-4 जवान, हम फौरी खुद इमरान होटल पर पहुंचे। जो उन्होंने मुझे रूम नंबर दिया, मैं खुशी खुशी से, हालांकि मेरा ये जो टांग फ्रैक्चर थी, खुशी खुशी से फौरी भागा, जाके देखा तो कमरा लॉक था। इसके दौरान ही माशाल्लाह इमरान यासीन को अल्लाह जन्नत वाला मुकाम अता फरमाए, उसका फोन आ गया, भाईजान मुबारक मुबारक। मैंने शकूर खान को पकड़ लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर भी उसके पास थी और उसे छुरी दिखा के भी भागा हुआ था, उसे शक्ल याद थी। वो नीचे कहीं फ्रूट ले रहा था, उसने पकड़ लिया। वेरी गुड, पकड़ लिया। हमारी तफ्तीश का दरवाजा दोबारा खुल गया और हमें एक चेन मिल गई। मुझे वो चौधरी अल्ताफ के जो अल्फाज हैं माशाल्लाह अब तक याद है। जगह के मैंने बाजू बांधा हुआ है, इधर बाजू मेरा बंधा हुआ है पट्टी के साथ, ऊपर भी पट्टी है। तो जब मैं वो बंदा उनके पास लेकर गया ना, उन्होंने क्या तारीखी अल्फाज कहे। उन्होंने कहा देखो आज की मम्मी डैडी पुलिस, सर दर्द भी हो गया ना तो मामा मैंने जाप पर ही जाना। ये देखो अपने मिशन के साथ मोहब्बत, जख्मी है मगर अपना मिशन नहीं अधूरा छोड़ा। खैर, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। जो शफकात साहब को बताया, वो फिर शकूर से कोई हमने रिकवरी भी की, और जो बाकी बंदे भागे हुए थे उन पर रेड हुए। उधर पुलिस मुकाबला भी हो गया। एक हमारे साथ होता था यूनुस, जो मतलूब स्टूडेंट लीडर ने शहीद कर दिया था। वो बड़ा तकड़ा जवान था, उसने जाके उसे ब्रस्ट मार के उसका बाजू सारा फ्रैक्चर हो गया शकूर का। शकूर के बाद हमने सबूर भी पकड़ लिया। वो जो बाकी चेन थी तकरीबन हमने सारे बंदे पकड़ लिए। उनसे कितने मुकदमात ट्रेस हुए? उनसे लाहौर में वो ख्वाजा खान फरोख साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कुछ गाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर थे, जो उन्होंने जो चीज़ें खरीदी हुई थी उन्होंने। उसमें एक वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस वक्त के जो कर्नल सादत तारक साहब थे, DG एंटी करप्शन, माशूक नाम का एक उनका अर्दरी होता था, उनका बेटा भी काबू आ गया। चूँकि उस जगह जो दफ्तर था डेविस रोड को, उसके सामने उसकी चाय की दुकान थी, उनका बेटा भी इनके साथ कुछ वारदातों में गया। ओए होए होए होए। और मैंने उसे पकड़ा। दुनिया गोल है, हाँ, आप कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं। खैर, वो जब मैंने उसको हिरासत में लिया ना,
उस माशूक अली के बेटे को, नाम नहीं याद। तो हाँ, जब हमने तफ्तीश की तो हमें पता चला दौरान तफ्तीश इन्होंने दौरान डकैती 2 बंदे भी मारे हुए। अच्छा, इसमें एक और इतनी संगीन इल्जाम लगा, मसलन एक वारदात करने गए ना जिस घर में, उधर एक दुल्हन ताज़ा शादी हुई थी, आई और उधर डकैती हो गई, उसके सामने उसका बंदा मार गए। उस बेचारी पे, उस धी रानी पे इल्जाम लगा कि तियां रानियां बड़ा नाजुक रिश्ता है, अल्लाह रहमत करे। उस बेटी पे इल्जाम लगा, उसके ससुराल वालों ने लगाया कि तेरे पीछे से कोई यार आए हैं जो हमारे बेटे को मार गए। ओए 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 ओए। जी मदर साहब, तो फिर आपने उस धी रानी की इज्जत के लिए क्या किया? जब ये वारदात का इंकशाफ हुआ तो मुझे पता चल गया कि इस बेटी पे ये इल्ज़ाम आया है, तो सबसे पहले मैंने नेकी का काम ये किया कि उनके घर इत्तला पहुंचाई, वो बेटी भी आई और उसके ससुराल वाले भी आए, और मैंने उसके सामने उससे आंखों पे पट्टी बांध के सारा वाकया सुनवाया कि कैसे क्या हुआ है, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वाकई बेटी हमारी बेगुनाह है, इसका कोई तक नहीं है, कोई उसका इल्ज़ाम लगा। मैंने कहा अल्लाह राजी हो। तो मैंने, याद है मुझे कि उस वक्त जो हमारे पास तफ्तीशी चीज़ें होती थी, मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया, बेटा इसे मारो। उसने इतना उसे मेरे सामने मारा कि उसका दिल खुश हो गया और उस पर जो इल्ज़ाम था वो क्लियर हो गया, और मैं खुश हो गया कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया है कि जो मेरे पास किसी बेटी की इज़्ज़त बचाने, किसी इज़्ज़त की खातर जो मैं कर सकता था किया, और मेरा अल्लाह मुझ पर राज़ी हो। ख़वातीन हज़रात, मदर साहब ने अल्लाह को राज़ी किया, और ये वो गैंग था कि जिसको पकड़ने के बाद ख्वाजा खालिद फारूक, जो कि उस वक्त के लाहौर के सरबराह थे, तो ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मदर साहब मेरी अदालत में पेश होते रहेंगे, इनसे तुंद और तल्ख सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। इल्ज़ामात जो लगते रहे हैं और जो लग रहे हैं उनके बारे में भी सवालात किए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा अवाम की अदालत पॉडकास्ट। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।